नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम का इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है बेसिकली 10 अक्टूबर और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें। इसके पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग वीडियो को दरअसल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारा जो लक्ष्य है, बेसिकली लक्ष्य हमारा बहुत ही सटीक है और बहुत ही क्लियर है, और वो ये कि आपकी जो दो बहुप्रतिष्ठित जो परीक्षा आपकी है यूपीपीसीएस की और समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी अर्थात यूपीपीएससी आरओआर की परीक्षा, इसमें मुझे यानी कि डिकोड एग्जाम की तरफ से आपको हर हाल में सिलेक्शन दिलवाना और करंट अफेयर्स के एक भी प्रश्न को गलत ना होने देना, यह हमारा लक्ष्य है। इसके अलावा अगर आपका लक्ष्य कोई भी वनडे एग्जाम होगा या फिर वनडे एग्जाम के अलावा किसी भी अदर स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होंगे, उन सभी के लिए दरअसल ये हमारा करंट अफेयर्स आपके लिए उपयोगी होता है। तो आप किसी भी राज्य से संबंधित हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए दरअसल ये करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण है। और खासकर अगर आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा अगर आपका फोकस यूपीएससी पर भी है, आईएएस का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, तो उसके लिए भी आप ये करंट अफेयर्स हमारा फॉलो कर सकते हैं। राइट, चलिए आइए हम लोग बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसके पहले आप लोगों को एक सूचना देनी है जो हमने कल भी दी थी, वो आज भी मैं आपको देता हूं कि दरअसल इस नवरात्रि के अवसर पर, दशहरा के अवसर पर आपके लिए डिकोड एग्जाम की तरफ से एक ऑफर है। यानी कि जो भी डिकोड एग्जाम के जो भी कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, उन सभी कोर्सेज पर एक भारी छूट आपको दी जा रही है। फीस में आपको भारी छूट दी जा रही है, 1000 तक की छूट दी जा रही है। अगर आपको अभी भी तैयारी करनी है, क्योंकि अभी भी समय है आपके पास, अगर आपको लगता है कि आप जो है इस समय में आप अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर सकते हैं, तो दरअसल ये प्रोग्राम्स आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो अगर पार्टिसिपेट करना है तो आप निश्चित तौर पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑफर आपके लिए दशहरा तक के लिए दिया गया है। और आप लोग को पता होगा कि डिकोड एग्जाम के माध्यम से जुड़ करके बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दरअसल इस परीक्षा में सफलता पाई है। यहां पर बहुत सारी इमेजेस लगी हुई हैं स्टूडेंट्स के, आप देख सकते हैं कि इन सभी लोगों ने दरअसल डिकोड एग्जाम के माध्यम से अपनी सफलता को अर्जित किया था। ठीक है, तो अगर आपको इस प्रोग्राम से जुड़ना है तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज लिखिएगा आरओ फाउंडेशन कोर्स, और उसको लिख करके आपको सेंड कर देना है। किस नंबर पे आपको सेंड करना है? 9506742546 पर। ठीक है, ये नंबर है, यहां पर आपको क्या करना है, चीजों को भेजना है। ठीक है, इसके अलावा एक दूसरा प्रोग्राम भी हमारा और अच्छा चल रहा है कि अगर आपकी तैयारी एक लेवल की हो चुकी है तो तब क्या जरूरी होता है, तब यह जरूरी होता है कि आप अपनी तैयारी को प्रैक्टिस के माध्यम से, यानी कि क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए, मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन करिए। और उसके लिए एक बेस्ट प्रोग्राम डिकोड एग्जाम चला रहा है जिसको हम कहते हैं आरओ प्रीलिम्स 2024 वीडियो टेस्ट सीरीज। इसके माध्यम से करीब करीब 7000 प्रश्नों के माध्यम से पूरे पाठ्यक्रम का क्या किया जाएगा, रिवीजन कराया जाएगा। इसके अलावा परीक्षा का जो वर्तमान ट्रेंड है, अर्थात जो चेंज हो रहा है ट्रेंड दरअसल आयोग का, उस बदलते हुए पैटर्न के आधार पर दरअसल आपको प्रश्नों को दिया जाएगा, आप उनको हल कर सकते हैं बदलते हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पूरी एनालिसिस आपको करवाई जाएगी, यानी कि सारे सिलेबस को कवर अप करवाया जाएगा आपको क्वेश्चंस के माध्यम से। सॉल्व और अनसॉल्व पीडीएफ फाइल आपको दी जाएगी, 4000 प्रश्नों का डिटेल्स वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा, 15 फुल जो सिलेबस टेस्ट होगा वो आपको दिया जाएगा। और जहां पर बेसिकली आपको जो है क्वेश्चन जो दिए जाएंगे वो बाइलिंगुअल दिए जाएंगे और उसका डिटेल्स जो है आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। यानी कि 3000 क्वेश्चन के माध्यम से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन बेसिकली बाइलिंगुअल होंगे, अर्थात इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखने को मिलेंगे। तो ये चीजें हैं जो आप जो है चाहें तो इसको भी ज्वाइन करके आप अपनी प्रैक्टिस को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। और प्रीलिम्स के लिए मैं बार बार कहता हूं कि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप में निखार आएगा, उतना ही ज्यादा जो आप गलती करते हैं उसमें जो है सुधार होगा आपके। ठीक है, ये हो गया प्रोग्राम। और अगर इस प्रोग्राम से आपको जुड़ना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए वीडियो टेस्ट लिख करके आपको व्हाट्सएप करना है 9506742546 पर, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 6307495944 पर। ठीक है, तो बाकी सारी डिटेल्स आपको इस पे व्हाट्सएप के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। तो ये थी आज की सूचना। चलिए अब हम सीधे तौर पर आते हैं आज के रिवीजन पर जो हमने कल किया था। फटाफट आप लोग क्या करिए, अपनी आंखों को बंद करिए। मैं प्रश्न बोल रहा हूं और अपनी आंखों को बंद करिए। जैसे मैं प्रश्न पढ़ूं तुरंत आप आपके उत्तर जो है आपके दिमाग में तुरंत स्क्रॉल करना चाहिए कि यार कल सर ने यह बताया था, कल हमने ये पढ़ा था। या फिर आप चाहें तो सामने कॉपी और पेन लेकर बैठे, जैसे ही मैं प्रश्न पढ़ूं तुरंत आप उसका उत्तर देने की कोशिश करें, लिख ले कि दरअसल हमने ये कल पढ़ा था। ठीक है, चलिए फटाफट हम लोग करते हैं रिवीजन कल का।
कल हमने पढ़ा था कि हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महाकुंभ 2025 के लिए नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है। इस प्रतीक चिन्ह में किस वृक्ष को अंकित किया गया है? तो वृक्ष कौन सा था भैया जी लोग? वो वृक्ष था, वो था वट वृक्ष। इसके अलावा गारो हिल्स अवस्थित है। कहां पर है गारो हिल्स? तो गारो हिल्स है आपका मेघालय में। ठीक है सर, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना वर्ष 2024 में अपना कौन सा स्थापना वर्ष मना रही है? तो वो मना रही है 92 यानी कि 92वां। ठीक है, 92 याद रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 6 अक्टूबर यानी कि 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस मनाया जाता है। मस्तिष्क संबंधी, माइंड संबंधित ये क्या है? बीमारी है अपने आप में। ठीक है, इसके अलावा मालाबार समुद्र अभ्यास का आयोजन कहां पर हो रहा है? तो ये हो रहा है भैया आपका विशाखापत्तनम में, आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा हाल ही में बापू टावर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो ये किया गया बिहार में, और इसकी ऊंचाई कितनी थी? 120 फीट की थी, याद रखिएगा। इसके अलावा विस्तारा एयरलाइन का विलय किस एयरलाइन में कर दिया गया है? जल्दी जल्दी मुझे बताइए। तो विस्तारा एयरलाइन का जो विलय कर दिया गया है, या नवंबर से मैंने डेट आपको बताई थी, तो इसका विलय बेसिकली एयर इंडिया में किया जा रहा है, याद रखिएगा। इसके अलावा विश्व पर्यावरण दिवस 2024 मनाया गया। कब मनाएगा? विश्व पर्यावरण दिवस दरअसल अक्टूबर माह में 7 अक्टूबर को मनाया गया। कल हमने आपको बताया था कि जो विश्व पर्यावरण दिवस होता है वो अक्टूबर माह के प्रथम सोमवार को मनाया जाता है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर क्या था? उसका उत्तर था 22 मार्च यानी कि विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया था? 22 मार्च को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कल आप लोगों ने उत्तर बहुत कम दिया था। मुझे इस बात का खेद है, मुझे इस बात का दुख है कि आप लोग शायद या तो अपनी पढ़ाई को ढिलाई में जो छोड़ दिए हो, या आप सिंसियरिटी आपके भीतर कम आने लगी है, या आप बोर हो गए हो। देखो भैया जी लोग, ऐसा है ना, ठीक है, कि अगर आप अपनी पढ़ाई से बोर हो रहे हो, या आप जो है प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हो, या आपको लालच लगती है, यह एक खराब बात है। आप 1 सेकंड का समय, 1 मिनट भी नहीं लगता है, बमुश्किल आपको 30 सेकंड लगता होगा सिर्फ कमेंट बॉक्स में क्लिक करना और आंसर को ए या बी लिख करके सीधे सेंड कर देना। इतने में अगर आपको आलस आती है, अगर इतने में आपको बोरियत आती है, तो फिर पढ़ाई लिखाई करना बंद कर दीजिए। या फिर आपको यह डर लगता है कि मैं कमेंट करूंगा तो कोई गलत अगर हो गया तो कोई लोग जो कमेंट करेंगे उस पर लोग क्या सोचेंगे, अगर यह भावना है तो भी गलत है। पढ़ाई में अगर आपके भीतर शर्म है तो समझ लीजिए फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको जो नहीं आता है 10 बार आप पूछे टीचर से, आप गलत उत्तर दें, सही उत्तर दें, आप उत्तर दें, आप किसी के चक्कर में ना पड़े। तो ये आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आज जो मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा आप उसका उत्तर जरूर देंगे, और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं, और मुझे लगता है कि फिर आप, हमारा जुड़ाव आपके साथ है, क्योंकि मैं सभी कमेंट्स को देखता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कमेंट को छोड़ देता हूं, रिप्लाई कभी कभी नहीं कर पाता हूं, कभी कभी अब जैसे गुड मॉर्निंग का रिप्लाई हुआ, अक्सर कभी मूड आया तो कर दिया, फ्री रहा नहीं तो नहीं करता हूं। लेकिन बाकी जो आप प्रश्न पूछते हैं, मैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको कमेंट बॉक्स से देता हूं, तो आप लोग प्लीज वहां पर चीजों को किया करिए। ये आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, ठीक है। ऐसा इसलिए नहीं है कि आप मेरे कमेंट्स की संख्या बढ़ जाएगी, बल्कि इसलिए ऐसा मैं कह रहा हूं ताकि हमारा आपका एक जुड़ाव जो है, जो एक संबंध है, वो हमारा क्या रहे, बना रहे। और शिक्षक और शिक्षार्थी का जो संबंध है बहुत मजबूत होता है, और मैं चाहता हूं इन संबंधों में क्या हो, प्रगाढ़ता आए, मजबूती आए, ठीक है। तो आप उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट जरूर करेंगे आज, यानी कि रिप्लाई देंगे क्वेश्चंस का, ठीक है। चलो अब हम आते हैं फटाफट आज के करंट अफेयर्स पर। पहला प्रश्न क्या है, मालदीव के राष्ट्रपति हैं, कौन है? ए डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू, बी सलमान शेख, डॉक्टर हसन हारून, या डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट मुझे बताओ कि मालदीव के राष्ट्रपति कौन है। लेकिन उसके पहले आपको यह भी जानना जरूरी है कि दरअसल मालदीव के राष्ट्रपति के बारे में प्रश्न क्यों बन गया, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी क्या है, हाल ही में क्या हुआ है, अक्टूबर में दरअसल ये मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं भारत देश की यात्रा पर हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो है ये चर्चा का विषय बना। और इसके पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि मालदीव जो है बीच में चर्चाओं में रहा था, ठीक है, पर्यटन के दृष्टिकोण से। इसलिए मालदीव के राष्ट्रपति के बारे में प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भैया इसका ऑप्शन जो सही होगा सर, वो होगा डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू, ठीक है ना सर, समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, व्याख्या के अंतर्गत सेम वही पॉइंट कि मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू हैं, याद रखिएगा। चर्चा में क्यों है? क्योंकि अक्टूबर माह में वो भारत की यात्रा पर आए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा मालदीव के अगर बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये भी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये देश चर्चा में रहा है, इसलिए ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राजधानी इसकी क्या है, माले है, करेंसी इसकी मालदीवी रूपिया है, और मालदीव जनसंख्या और क्षेत्र दोनों ही प्रकार से एशिया का सबसे छोटा देश है भाई साहब।
ये फैक्ट भी आपको बेसिकली क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक फैक्ट और दिया है कि मालदीव जो गणराज्य है वो हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है जो मिनिकॉय आइसलैंड और चागोस द्वीप समूह के बीच 26 प्रवाल द्वीपों की एक दोहरी चेन जिसका फैलाव भारत के लक्षद्वीप पर टापू की उत्तर दक्षिण दिशा में है से बना है। तो ये आप इस देश के बारे में एक फैक्ट दिया है, चाहे तो आप इसको देख सकते हैं या फिर आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अक्टूबर माह में आयोजित विश्व दूरसंचार मानकीकरण सम्मेलन का आयोजन बेसिकली कहां पर किया गया? आपका भोपाल में, नई दिल्ली में, लखनऊ में या फिर गोवा में? जल्दी जल्दी मुझे बताओ कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा भैया वो क्या होगा, वो होगा आपका नई दिल्ली। और मैंने कई बार बताया है कि अगर इस प्रकार के प्रश्न हो जहां पर पूछे स्थान पूछे और उस स्थान के बारे में अगर आपको ना पता हो, अगर ऑप्शन में नई दिल्ली है तो अधिकतर चांस में क्या होता है कि ऑप्शन आपका नई दिल्ली वाला बेसिकली सही माना जाता है। ये आप अगर किसी प्रश्न में रिस्क लेना चाहते हैं कि भाई हमको तैयारी आता ही नहीं, चलो तुक्का मार के देखते हैं, रिस्क लेते हैं, तो अगर ऑप्शन में नई दिल्ली है इस प्रकार के प्रश्नों में तो वो ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है तो अक्टूबर माह में आयोजित विश्व दूरसंचार मानकीकरण सम्मेलन का आयोजन कहां पर हो रहा है? नई दिल्ली में किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि कब से कब तक इसका आयोजन हो रहा है, या कब से कब तक ये आयोजित हुआ? तो ये हो रहा है आपका 12 से लेकर के 24 अक्टूबर में, यानी कि 12 दिन दरअसल ये चलेगा। इसके अलावा यह पहला अवसर है, ठीक है। क्या है पहला अवसर? क्या है पहला अवसर? यह है कि जब अंतरराष्ट्रीय संचार संघ का यह कार्यक्रम बेसिकली हिंद प्रशांत क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं, क्या इसका मोटो था? तो मोटो इसका था 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट, बिग डेटा, साइबर सुरक्षा, क्वांटम प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के मानकों का भविष्य तय करना। ये इसका क्या था? मोटो था। अब देखो यहां पर कुछ 2-4 टर्मिनोलॉजी आपके सामने दिखाई दे रही होंगी। ये टर्मिनोलॉजी भाई साहब आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज आपका टास्क क्या है कि आप इसे 2-3 दिन में आपको कंप्लीट करना है। टास्क पहला क्या हो जाता है हमारा? टास्क पहला क्या है? टास्क फर्स्ट आज आपका है। टास्क फर्स्ट आपका है, आप अगर वीडियो पर हमारे नए हैं तो आप एक टास्क की कॉपी बना लीजिएगा ऐसे, जहां पर मैं आपको प्रश्नों को देता रहता हूं, ठीक है, वीडियो के माध्यम से, जहां पर आपको नोट्स बनाने होते हैं। तो इसमें देखिए 2-3 चीजें हैं। पहली जो आपको चीज तैयार करनी है, क्या तैयारी करनी है? पहली जो चीज आपको तैयार करनी है वो तैयार करनी है आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में प्री और मेंस दोनों में पूछेगा। अगर आपका प्री का मेंस का फोकस होगा तो इसको आपको रेडी करना है, पहला पॉइंट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आपका नोट्स बन जाना चाहिए, नहीं बनाया है तो। इसके अलावा साइबर सुरक्षा, जो साइबर सिक्योरिटी है ये आपके पेपर सेकंड का पार्ट, पेपर थर्ड का पार्ट है जीएस का, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी ये यहां से भी शॉर्ट नोट्स से लिखने से लेकर के कई प्रकार के प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। क्वांटम प्रौद्योगिकी, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्वांटम टेक्नोलॉजी को आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। देखो ऐसा है ना, मुंह खोल के ऐसे मत बैठो, चुपचाप से पेन उठाओ और अपनी कॉपी में नोट डाउन करो। यहां से मुझे सब दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट है सब कुछ, ठीक है। आप जो है पेन नहीं चला रहे हो। जो कह रहा हूं टास्क के फॉर्म में इसको नोट कर लो, जब आप मौका मिलेगा तब जो जो मैं कह रहा हूं यहां पर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम प्रौद्योगिकी, इन पर आपको क्या करना है, नोट्स इन तीनों ही टॉपिक पर आपको बना लेना है, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह पर, साइबर सिक्योरिटी पर आपके निबंध में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसलिए जहां एक और ये टॉपिक्स आपके मुख्य परीक्षा के लिए साथ साथ में प्री परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वहीं दूसरी ओर ये टॉपिक आपके ऐसे के साथ साथ में आपके इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। ये सब बातें मैं बता रहा हूं, इसको दिमाग में बिठाओ। कल को इंटरव्यू सोचोगे, कल को इंटरव्यू में आप जाओ, मॉक इंटरव्यू देने जाओगे तो आप सीखोगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इससे अच्छा अभी से सब सीखो, है ना। तैयारी का क्रम तो क्या होता है, पीसीएस की तैयारी का क्रम होता है इंटरव्यू, फिर मेंस, फिर जो है क्या कहते हैं प्री की तैयारी। इंटरव्यू नहीं बोला जाता है सिविल का जो लास्ट स्टेप होता है उसको पर्सनालिटी टेस्ट हम बोलते हैं। और ये पर्सनालिटी टेस्ट दरअसल आपका अभी से आना चाहिए, ठीक है। इंटरव्यू की तैयारी बाद में नहीं होती है, ठीक है। इसकी तैयारी अभी से होती है कि आप अभी से अवेयर रहें, आपकी थिंकिंग, आपका वे ऑफ प्रोसेस जो थिंकिंग का हो वो इंटीग्रेटेड हो, सभी डायमेंशंस में आपको सोचने समझने का मौका मिले, ठीक है। ये नहीं कि मुंह में, और पर्सनालिटी आपकी डेवलप हो, ये नहीं कि मुंह में गुटखा दबा के जो है पान का पिक थूक के बोल रहे हैं हम तो तैयारी कर रहे हैं आईएएस की,
हम पीछे बनना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है ना। आपके बात करने के तरीके में, आपका वे ऑफ कन्वर्सेशन, आपकी पर्सनालिटी को झलकनी चाहिए। कि अगर आप किसी से कहो कि मैं प्रिपरेशन करता हूं सिविल सर्विसेज की, अगर आप बोलो कि मैं आरओ की तैयारी करता हूं, पीसी तैयारी करता हूं, तो उसको देख के लगे कि हाँ ये पर्सनालिटी दमदार है, ठीक है। ये नहीं कि गमछा बांध के और साफा बांध के चल दिए कहीं भी, है ना। इस प्रकार से नहीं चीजों को करना है, थोड़ा सा आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच के साथ में चलना है, क्योंकि आप जब अपने व्यवहार में इसको लाओगे तो कहीं ना कहीं आपकी चीजें क्या होंगी, सही ढंग से चलेंगी। एक तरीके से अगर मैं इसको कहता हूं कि ट्रेनिंग है, आपकी पूरी प्रिपरेशन एक तरीके से ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो आपको उस तरीके से करना है चीजों को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है इसमें से? एम राजेश्वर, शशिकांत, उर्जित पटेल या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए फटाफट। तो अभी वर्तमान में आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर हैं भैया वो कौन है? वो हैं एम राजेश्वर। क्या है? एम राजेश्वर। अब बात आती है कि सर ये चर्चा में क्यों आ गए हैं? चर्चा में इसलिए किए गए हैं क्योंकि हाल ही में सरकार द्वारा इनके कार्यकाल को क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है, इसीलिए दरअसल ये चर्चाओं में आ गए हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको नाम इनका याद होना चाहिए। तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर हैं, चर्चा में क्यों हमने बता दिया, डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल बढ़ाए जाने के कारण, यानी कि इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। अब आरबीआई के बारे में बात कर लेते हैं। कई बार फैक्ट आपके एग्जाम में पूछ लेता है आरबीआई। अगर आप बैंकिंग की तैयारी करते होंगे तो वहां पर तो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर बात करते हैं इसकी स्थापना वर्ष की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को दरअसल इसकी स्थापना हुई थी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार, ठीक है, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम पूछा जा सकता है कि जो आरबीआई की स्थापना हुई तो किस एक्ट के तहत हुई थी? तो आप तुरंत उत्तर देंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, यानी कि वर्ष 1934 के जो है एक्ट के अनुसार, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कहां था? कलकत्ता में था, और कलकत्ता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में 1937 में इसको अस्थायी रूप से बंबई में क्या कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया था। और एक फैक्ट यहां पर और इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो आप तुरंत उत्तर देंगे कि दरअसल आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1 जनवरी 1949 यानी कि 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और एक फैक्ट यहां पर और इंपॉर्टेंट बनता है, और ये कि आरबीआई के गवर्नर कौन है? जल्दी बताओ। तो आरबीआई के वर्तमान जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास जी, ठीक है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, पूछा गया है आपकी पीसीएस के आरओ के एग्जाम में, इसलिए इस फैक्ट को भी आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है ना। बाकी कुछ चीजें हमने, यही चीजें जो है जो ऊपर लिखी है उसको हमने इंग्लिश में यहां पर लिख दी है। आप चाहें तो इसको इंग्लिश वाले चीजों को भी आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। चलो, द सेंट्रल ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक वाज initially established in Kolkata but was permanently moved to Mumbai in 1937। बाकी वही सारे फैक्ट यहां पर दिए गए हैं, आप चाहें तो इन सारे फैक्टों को देख सकते हैं, ठीक है। जो हमने भी हिंदी में इसको लिखा है वही है यहां पर। नेक्स्ट है वर्ष 2024 के लिए चिकित्सा का नोबेल प्राइज किसे दिया गया? भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोबेल प्राइज से एक प्रश्न आपके एग्जाम में हर हाल में पूछता आयोग है, इसलिए आज आपको जो टास्क सेकंड है, क्या टास्क सेकंड है कि आज मैं आपको इसमें 2 नोबेल प्राइज बताऊंगा, एक चिकित्सा वाला और एक बताऊंगा आज भी मैं एक प्रश्न भौतिकी वाला नोबेल प्राइज भी आपको देखने को मिलेगा। तो आज आपको टास्क जो है हेडिंग बनाने ली है किसकी? नोबेल प्राइज की। किसकी? नोबेल प्राइज की। और नोबेल प्राइज किस किस को दिया गया 2024 में, उस पर आपको नोट्स रेडी करना है। तो आज आपको 2 पर नोट्स बनाना है, एक चिकित्सा पर, ठीक है, और एक बनाना है आपको भौतिकी पर। इसको तुरंत कॉपी में अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा, पक्का है यहां से प्रश्न आता ही आता है, ठीक है। तो बताइए वर्ष 2024 के लिए चिकित्सा का नोबेल प्राइज जो है किसे दिया गया है? ठीक है, विक्टर एम्ब्रोस को, विक्टर किंग को, एड्रू स्मिथ को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भैया इस बार चिकित्सा का जो नोबेल प्राइज है वो वर्ष 2024 के लिए विक्टर एम्ब्रोस के साथ में एक व्यक्ति और है, उनको दिया गया है। वो व्यक्ति कौन है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लेकिन इनके साथ में दूसरे व्यक्ति कौन है, दूसरे वैज्ञानिक कौन है? तो वो है भैया, आइए देखते हैं हम लोग। वो व्यक्ति हैं गैरी रोकुन, ठीक है, यानी कि वर्ष 2024 के लिए चिकित्सा का नोबेल प्राइज विक्टर एम्ब्रोस एक व्यक्ति और दूसरे गैरी रोकुन को जो है दिया गया है, यानी कि 2 लोगों को संयुक्त रूप से इसको दिया गया है। इन्हें अब ये पुरस्कार क्यों दिया गया है? इन्हें यह पुरस्कार माइक्रो आरएनए, कई बार आपके एग्जाम पूछ सकता है कि दरअसल जो चिकित्सा का नोबेल प्राइज दिया गया है किस खोज के लिए दिया गया? तो आप कहेंगे माइक्रो आरएनए की खोज के लिए दिया गया है, ठीक है। माइक्रो आरएनए मुख्य रूप से कोशिकाओं को, यानी कि जो सेल्स होती हैं, इन सेल्स को प्रोटीन बनाने के
लिए जीन के इस्तेमाल करने के तरीके को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसके अलावा पहली बार अगर नोबेल प्राइज की बात करते हैं तो पहली बार नोबेल प्राइज वर्ष 1901 में क्या कहते हैं, प्रदान किए गए थे। यह भी आपको फैक्ट याद रखना है। बात अगर हम आरएनए की यहां पर आ गई है तो कई बार आरएनए और डीएनए की फुल फॉर्म आपसे पूछ लेता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप कहेंगे राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलेंगे, जरा एक बार देख लीजिएगा, क्या बोलेंगे आप। अगर बात हम लोग आरएनए की करते हैं, ठीक है, आरएनए की, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग राइबो, क्या, राइबो न्यूक्लिक, NuCLIC, न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे। और डीएनए को क्या बोलेंगे भैया, डीएनए को क्या बोलेंगे, डीऑक्सी, क्या बोलेंगे, डीऑक्सी राइबो, ठीक है, न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लेता है। आप लोगों ने देखा हो एग्जाम में, उसमें अगर आपके पास इंटर में अगर जूलॉजी रही होगी तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने, याद है। कई बार आपसे पूछता है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, और डीएनए का इस्तेमाल कहां कहां पर किया सकता है। डीएनए कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग एक काम करिएगा, टास्क 3 है आज, टास्क ज्यादा मिल रहे हैं आपको, इसके लिए क्षमा प्रार्थी, लेकिन अच्छी बात है ये। टास्क 3 आज आपका क्या है, टास्क 3 है आज आपका कि आप लोग जो है डीएनए के बारे में नोट्स बना लीजिएगा। डीएनए हो क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होता है, ये भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो डीएनए से संबंधित जो भी जानकारी आपको है वो आप एक जगह पर नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। चले आगे बढ़े हम लोग, आगे चलो। नेक्स्ट है, भारत किस देश के साथ मिलकर फूड कॉरिडोर बनाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। कौन सा ऐसा देश है जहां पर भारत जो है मिलकर क्या बनाएगा, फूड कॉरिडोर बनाएगा, ठीक है। कई प्रकार के कॉरिडोर के बारे में आपने सुना होगा, रक्षा कॉरिडोर, इंडस्ट्री कॉरिडोर, दुनिया भर के कॉरिडोर होते हैं। ये फूड कॉरिडोर है, किस देश के साथ मिलकर बनाएगा भारत, अमेरिका के साथ, जापान के साथ, संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई के साथ, या फिर रूस के साथ। तो अभी हाल ही में एक समझौता हुआ था कुछ वर्ष, मतलब कुछ महीने पहले, उसी के संदर्भ में दरअसल ये फूड कॉरिडोर बनाया जा रहा है। और ये फूड कॉरिडोर बेसिकली जो है संयुक्त अरब अमीरात के साथ में मिलकर भारत बनाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी है क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये अपने आप में भारत की एक बड़ी उपलब्धि होगी, जहां पर एक और रोजगार उत्पन्न होंगे तो वहीं पर दूसरी ओर अर्थव्यवस्था भी क्या होगी, मजबूत होगी, ठीक है। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी हम लोग। भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर के फूड कॉरिडोर का निर्माण करेगा, और इसके लिए क्या है, जो संयुक्त अरब अमीरात अर्थात जो यूएई है, वह भारत में खाद्य प्रसंस्करण इकाई यानी कि जो फूड प्रोसेसिंग जो यूनिट है वो क्या है, वो बनाएगा। अब देखो, खाद्य प्रसंस्करण एक शब्द आपकी चर्चा में आ गया, जो कि आपके जीएस पेपर 3 में इकोनॉमिक्स का सेक्शन है, और ये बेसिकली आपके एग्जाम के लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज फिर से आज आपको एक टास्क में दे रहा हूं, वो टास्क है आपका चौथा। आज कई सारे चीजें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आप आलस मत करना, नोट डाउन करते हुए चले जाना, क्योंकि ये सारी चीजें जो है आपको कोई और अलग से बताएगा नहीं। मेरा क्या फर्ज होता, मैं करंट पढ़ाता, फट से निकल जाता, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूं कि आप हर उस बिंदु से परिचित हो जाओ जो आपके एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। मैंने पहले ही वीडियो की स्टार्टिंग में कहता हूं कि मेरा लक्ष्य क्या है, आपका सिलेक्शन दिलवाना। इसलिए यहां पर एक फैक्ट और आपके लिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस के लिए, खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, क्या फूड प्रोसेसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और यहां पर बहुत प्रकार के एग्जाम जो है प्रश्न पूछा जाता है। जो संसद टीवी है वहां पर डिबेट आती रहती है। वर्ष 2023 में फूड प्रोसेसिंग पर जो है एक बहुत अच्छा आर्टिकल जो है 30 मिनट का पड़ा हुआ है, आप संसद टीवी पे सर्च करिएगा, वहां पर आपको दिख जाएगा, वहां से आप नोट्स बना सकते हैं, या इंटरनेट पे आप डालिएगा फूड प्रोसेसिंग इन इंडिया, आपके पास बढ़िया डेटा मिल जाएगा, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इकोनॉमिक्स में पेपर 3 में, जीएस 3 में ये प्रश्न यहां से बहुत बार पूछता है, इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा, ठीक है। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आपका कोई भी मित्र पीसीएस की तैयारी कर रहा है, आरोग्य की तैयारी कर रहा है, या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उस तक ये वीडियो हमारा प्लीज आप भेज दीजिएगा, ठीक है। ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, जल्दी बताओ। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस फटाफट मुझे बताओ। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस बेसिकली 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर क्या, सी इज द राइट आंसर। और ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जैसे कि यहां पर इमेज के माध्यम से आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे कि नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर, राष्ट्रीय जलीय जीव
गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। वन्य जीव विशेषज्ञों, पशु प्रेमियों, पर्यावरण विशेषज्ञों की मांग के बाद राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड ने 2022 से, कब से, 2022 से राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाए जाने की शुरुआत की। यानी कि अगर 2022 से राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी तो इस वर्ष कौन सा हो गया? 22 में एक बार हुआ, 23 में हुआ, फिर 24 में हुआ। तो ये इस बार तीसरा वर्ष है जब हम राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मना रहे हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट वहीं पर सिंपल सा देखिए। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा 2022 में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई, जो अभी जस्ट हमने आपको बताया। इसके अलावा 2010 में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। अब यहां पर एक फैक्ट है थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला। कई किताबों में कई जगहों पर क्या है, वर्ष 2009 यहां पर लिखा रहता है। क्या ये यहां पर 2009 लिखा रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन जरा एक बात ध्यान रखिएगा, आपके ऑप्शन में या तो 2009 होगा या 2010 होगा। अगर 2009 होता है तो 2009 लगाइएगा, अगर 2010 होता है तो 2010 लगाइएगा, और अगर 2009 और 10 होता है तो फिर क्वेश्चन डिस्प्यूट में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मोस्टली इसमें कंफ्यूजन होता है, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखिएगा। काउंट करके जरा बताइए कि 2010 सही है 2009 है। ठीक है, वैसे बेसिकली देखा है तो 2010 सही है। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। नेक्स्ट है, डॉल्फिन नेपाल, भारत और बांग्लादेश में गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सांग नदियों में पाई जाती हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा हमसफर नीति। अभी हमसफर नीति एक जो है केंद्र सरकार की योजना है, वो चर्चाओं में है। क्यों चर्चाओं में बताना है आपको। ए ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा की सुविधा बढ़ाने हेतु, कृषि क्षेत्र में ऑर्गेनिक खाद को बढ़ावा देने हेतु, गरीब किसान की बेटियों का सामूहिक विवाह हेतु, या इनमें से कोई नहीं। तो जो अभी हमसफर नीति है वो बेसिकली आपकी चर्चा में इसलिए क्योंकि ये राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्री सुविधा बढ़ाने के लिए जो आपके केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं, उन्होंने दिल्ली में इसका क्या किया है, उद्घाटन किया है, इसको लॉन्च किया है। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी हैं, और ये पिछले कार्यकाल में भी जो है यही मंत्री थे। ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा की सुविधा बढ़ाने और सड़क किनारे सुविधाओं के विकास में तेजी लाने के लिए हमसफर नीति का जो है लोकार्पण किया है। कहां से की गई इसकी शुरुआत? नई दिल्ली से। और कब की गई इसकी शुरुआत? 8 अक्टूबर 2024 को इसकी शुरुआत की गई। कहां से? नई दिल्ली से। ठीक, नेक्स्ट है, जॉन एच हेफफील्ड और जेफरी ई हिंटन को 2024 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल प्राइज दिया गया? ऐसा प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो आपको जानना जरूरी है। यानी कि वैज्ञानिक का नाम तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन वैज्ञानिक के नाम के साथ साथ में उनको किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया, यह भी आपको बेसिकली क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो उन्हें साहित्य के क्षेत्र में दिया गया, चिकित्सा में दिया गया, भौतिकी में दिया गया, रसायन में दिया गया। देखो चिकित्सा में तो उनको नहीं दिया गया, क्योंकि चिकित्सा में तो अभी हमने आपको पढ़ाया ही था कि चिकित्सा तो नहीं होगा। अब बचता है साहित्य, भौतिकी और रसायन। तो आज के हिसाब से दरअसल इनको दिया गया है भौतिकी का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या इसका सही उत्तर। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। जॉन एच हेमफील्ड और जेफरी हिंटन, दो लोग हैं, ध्यान रखिएगा। इस बार मुझे लग रहा है सबको दो लोग को मिलेगा। को 2024 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया। अब बात करते हैं कि क्यों दिया गया, किस खोज के लिए इनको दिया गया इस नोबेल प्राइज को। तो इसको किसे दिया गया? आर्टिफिशियल न्यूरल ठीक है, न्यूरल नेटवर्क के माध्यम से मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली मूलभूत खोजों और आविष्कारों के लिए उन्होंने आधुनिक समय की शक्तिशाली मशीन लर्निंग की नींव रखने वाली विधियों को विकसित करने के लिए भौतिकी के उपकरणों का उपयोग किया। तो ये सब इनके बारे में है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। मेन है कि ये दो वैज्ञानिक हैं और इन दो वैज्ञानिकों को भौतिकी का नोबेल प्राइज मिला है। किस लिए मिला है ये यहां पर लिखा गया है, ठीक है ना। और जो चिकित्सा के लिए जो नोबेल प्राइज इनको दिया गया था, वो दोनों वैज्ञानिक बेसिकली अमेरिका के रहने वाले हैं। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है ना। चलो अब आज का हमारे अभ्यास प्रश्न है, लेकिन उसके पहले एक पॉइंट यहां पर और भी देख लेते हैं कि जॉन हम्फ्रीड ने एक सहयोगी मेमोरी बनाई जो डेटा में छवियों और अन्य पैटर्न को संग्रहित और पुनर्निर्माण करने में सक्षम है। इसके अलावा जेफरी हिंटन ने क्या किया? जेफरी हिंटन ने एक ऐसी विधि का आविष्कार किया जो स्वायत्तता से डेटा में गुणों की पहचान करती है और छवियों में विशिष्ट तत्वों को पहचानने जैसे कार्य करती है। तो ये भी कुछ फैक्ट है, इसको आप पढ़ सकते हैं। वैसे डिटेल्स में इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो मैंने पहले स्लाइड में बताया बस उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन फिर भी देख लीजिएगा, हो सकता है कि आपसे पूछ ले कुछ इस प्रकार से भी। आजकल बहुत प्रकार के प्रश्न पूछ लेता है, कठिन, ठीक है।
अब आज आपको प्रश्न का उत्तर देना है कि नोबेल प्राइज पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया? 1901, 1902, 1903, 1904। मुझे इसका उत्तर आप लोगों से चाहिए, क्योंकि मुझे टेस्ट करना है, मुझे आपको ये चेक करना है, ठीक है, कि भैया जी लोग, आप लोग सच में पढ़ रहे हो, हमारी आपकी कनेक्टिविटी बनी हुई है, या ऐसे ही मैं गधों की तरीके से चिल्ला के चला जाता हूं, निकल जाता हूं। अगर क्लास आप में देख रहे हैं तो आपको उत्तर देना पड़ेगा, ये ऐसे ही मैं आपसे उम्मीद करता हूं, ठीक है। प्लीज आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा, ठीक है। ऐसा इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि हो सकता है यार कि जो मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं सेम एज इट इज वही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ ले, तो क्या कीजिएगा? हो सकता है प्रश्न फिर आप वहां पर ना कर पाओ, लेकिन अगर इसका उत्तर आप दे दोगे एक बार, तो क्या होगा कि आपको प्रश्न वो याद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपसे बोलता रहता हूं, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। बाकी आपकी मर्जी, आप चाहें तो नहीं दें, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है मॉब लिंचिंग क्या है? मुख्य परीक्षा का प्रश्न है, मॉब लिंचिंग क्या है? विस्तार पूर्वक समझाइए। जीएस पेपर 3, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है। मॉब लिंचिंग क्या है? अक्सर चर्चाओं में रहता है मॉब लिंचिंग, और मॉब लिंचिंग पर निबंध में भी प्रश्न आपके पूछा जा सकता है सर जी लोग। तो इसको आप लोग क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको लिखना है आपको कितने वर्ड शब्द में? इसको लिखना है आपको 200 शब्दों में, 200 वर्ड्स में आपको इसको लिखना है। पीसीएस का क्वेश्चन, या यूपीएससी में भी आ सकता है, या जिस भी स्टेट में आप एग्जाम देंगे वहां पर ये पूछा जा सकता है, राइट। तो चलिए फिर, ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। कल मिलेंगे हम लोग एक नए सीरीज के साथ। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।